नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धीरेन्द्र पुंडीर जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है धीरेन्द्र जी, नमस्कार। तो ये सब लॉकडाउन की खबरें कौन उड़ा रहा है, कौन फैला रहा है कि फिर कोरोना काल जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी, लोग घरों में कैद कर दिए जाएंगे, और इसके पीछे है कौन और उनका मूल हेतु क्या है, मकसद क्या है? दरअसल पाकिस्तान में एक बहुत ही हिट प्रोग्राम हुआ था। उसमें बोलता था कि लूज टॉक उसको कहा जाता था। अनवर मकसूद, वो हजारों एपिसोड उसके आए, वो हिंदुस्तान में भी आया। उसको हम लोगों ने यहाँ रेखता में भी देखा, अलग अलग टीवी टूडे में। तो वो एक बहुत बढ़िया उसकी लाइन होती है कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वालों में दूसरे नंबर पर आ गया दुनिया में, नमक हराम पैदा करने वालों में पहले नंबर पर है। तो उस तरह के शब्द जब वो बोलता है तो वहां बहुत सारी पब्लिक ऐसे लगाती है, लेकिन आप उसको हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद में देखते हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त एक वॉर चल रहा है, वॉर कोई, ये दरअसल लोग गेम प्ले कर करके उनको लगता है क्योंकि जो इंडिया का वॉर है उसमें सीधी घर तक सरकारों की ताकत या हिंदुस्तान के बहादुर फौजी जवानों की ताकत ने उसको कभी उन तक आने नहीं दिया। तो वो इसको सिर्फ खेल समझते हैं। उनको लगता है कि सत्ता को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे सकते हैं, उसको विश्व चेला बता सकते हैं, मतलब जो भी मन कर रहा है। तो जब आप ये सीधे तौर पर सुनते हैं कि विपक्ष के ये लोग जो है, जिनके पास सामान्य कटसी भी नहीं है, हो सकता है प्रधानमंत्री के भाषण में कई बार ऐसा हुआ उनको लगाओ, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको इतने वोट चाहिए, तो पोस्ट भी है। तो ये सब चीजों के बाद आप देखेंगे कि ये जो अफवाहें हैं उससे रिलेटेड है। लॉकडाउन लग जाएगा। कल मैं सुन रहा था, हालांकि पीएम ने जब वो कोरोना वाली बात की तो लोगों ने उसको आधार बना लिया कि साहब लॉकडाउन लग जाएगा, है ना। और आज किरण रिजिजू को ये कहना पड़ा कि भाई कोई लॉकडाउन की कोई बात ही नहीं है, कैसे लॉकडाउन लग जाएगा। इससे पहले सरकार ने, आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री लोगों को सदन में बता रहे हैं, सारे डाटा के साथ रख रहे हैं, फिर उसके बाद ये बताया जा रहा 60 दिन का तो हमारे पास वैसे ही है, यानी 2 महीने तक तो आपको वैसे ही कोई परेशानी नहीं होनी, जो नॉर्मल यूज। और इस दौरान हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान उन 5 देशों में है जो होर्मुज से, जिनको ईरान ने अनुमति दी है, ये भी उनके पेट में दर्द कर रही है। कोई सोचिए, पहले वो गालियां दे रहे थे, अपने कपड़े फाड़ रहे थे और पागलों की तरह मर रहे थे सड़कों पे उतर के कि साहब वो देखिए पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई है, हमको नहीं दिया। जब हमको भी दे दिया तो उसको समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान, इवन दो ईरान का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत हमारा देश है, दोस्त है, उनका रोज यहाँ राजदूत हिंदुस्तान के प्रति शुक्रगुजार हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान दवाइयां भेज रहा है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो विपक्ष है, जिसका यही काम है, जो पागल जैसी स्थिति में हो चुका है, जिसको ये मालूम ही नहीं है कि देश कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, वो रो रहे हैं, वो दुखी हैं। उनके कार्यकर्ता आपको लाइनों में दिख जाएंगे, उनके कार्यकर्ता सब जगह दिख जाएंगे। बहुत सारे लोग तो, मैं बल्कि आज हंस भी रहा था वीरेंद्र सर के साथ कि इनमें से बहुत सारे लोग तो भागे भागे चले गए कि लाइन में लगना है, और वो लेके बोतल चले गए। फिर उनको बाद में याद आया, पीछे वाले ने कहा तेरे पास तो मोटरसाइकिल नहीं, तेल काहे में डालेगा। तो उसको याद आया, हाँ यार मेरे पास तो है ही नहीं। तो लेकिन पार्टी के प्रति कर्तव्य तो निभाना है। दरअसल आपदा में अवसर ढूंढने की जो आदत थी, वो एक पॉजिटिव अक्षर को किस तरह से इस देश में वो बना दिया। डाटा इसके उलट है सर। मैं आपको ये बताऊं, दर्शकों को भी ये जान के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान अकेला देश है जो अमेरिका के साथ डील कर रहा है एक वक्त में। उस समय अमेरिका से उसको ये तमाम चीजें आ रही कि तेल पहुंच रहा है, दूसरी तरफ वो ईरान के होर्मुज से पार कर रहा है। चीन का राजदूत अमेरिका को धमका रहा है कि आप भारत और चीन के रिश्तों के बीच में तनाव पैदा कर रहे हैं, है ना। उधर से यूएई और सऊदी भारत के साथ दोस्ती की बातें कर रहे हैं, बहरीन भारत के साथ दोस्ती की बात कर रहा है, इधर से ईरान अपना सबसे अच्छा दोस्त बता रहा है। और यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वो जैसे पूरी दुनिया की वो सबसे ज्यादा वही जानते हैं, उनको ज्यादा मालूम है, और बखेड़ा खड़ा करना ही खेड़ा का मकसद हो जाता है। ऐसा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये सब एक पॉलिटिकल मैसेज है। वरना तो अगर हम लोग डाटा पे जाते हैं तो दुनिया के 9 देशों में, जैसे हम अपने बराबर शुरू करते हैं सर, 500 रुपया पाकिस्तान में पेट्रोल है, 500 रुपया पेट्रोल पाकिस्तान में है।
एक दिन में उन्होंने 200 रुपए से ज्यादा बढ़ाया। दूसरा, हम आ जाते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस वक्त बहुत ही खतरनाक हालात है। 40% कारखाने बंद हो चुके हैं, उनके उर्वरक की कारखाने बंद है, उनकी तमाम चीजें बंद है। उनको भारत ने जो उसके साथ उनका पैक्ट है उसके मुताबिक उनको डीजल दिया हुआ है, उसके माध्यम से उनकी बिजली सप्लाई स्थिति है। उसके बाद हम आ जाते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका में बुधवार को कंप्लीटली छुट्टी है, एक दिन 4 दिन का हफ्ता वहां कर दिया गया है, वर्क ऑफिस कर दिया गया, वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए। इसके साथ साथ वहां क्यूआर कोड पर लागू करके दिया जा रहा है, हफ्ते में एक कार वाले को 15 लीटर, एक मोटरसाइकिल वाले को 5 लीटर। इसके अलावा वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनको वो मिल जाए, उर्वरक मिल जाए, क्योंकि वहां बुरा हालत है, वहां की कृषि इस समय बहुत खराब स्थिति में है। इसके बाद हम लोग जो स्लोवेनिया है वहां आपातकाल लागू कर दिया गया। फिलीपींस में आपातकाल 1 साल के लिए लागू कर दिया गया। अलग अलग जगह पर अलग अलग है। हिंदुस्तान अकेला मुल्क है जो ये कह रहा है कि हमारे पास अभी कंप्लीट है और हम कोई भी राशनिंग नहीं कर रहे हैं। पीएनजी पर कुछ नहीं कर रहे हैं। एलएनजी पर दिक्कत है, जो आ रही है, आपने देखा होगा जो फिलिंग गैस है, अगर वो आ भी रही है तो उसको उन्होंने 25 को 35 किया, 35 को अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 40-45 कर दिया है। लेकिन वो तब है जब आपके पास सिलेंडर है। तो ये बात तो है, युद्ध तो हो रहा है और आपकी जो है आपके पास वहां से आने के अलावा 40% आज की डेट में भी आपका वहीं से आता था और मुझसे आपने खत्म किया, आपने 63% से उसको नीचे लाई है सरकार। और 27 लोगों से डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब आप ये सोच के देखिए कि कैसे इस सरकार ने अपनी डिपेंडेंसी जो है उसको डाइवर्सिफाई किया। 37 जगह से बजाय उसको 41 देशों में बढ़ाया है। तो ये तो दुनिया खतरे में है। हमें वहां जो है कोबरा मीटिंग की गई इंग्लैंड में, जो बहुत ही महामारी या अत्यंत इमरजेंसी हालात में की जाती है। वहां सारे लोगों ने कहा, वहां जमाखोरी विरोधी नियंत्रण शुरू किए गए कंपटीशन के रूल्स के साथ, और पूरे देश में वहां भी स्पेशल बाकायदा प्लान शुरू किए गए ताकि परिवारों को इसके नुकसान से बचाया जा सके। अमेरिका में रेट कम नहीं कर पा रहा है बैंक फेडरल उनका ब्याज दर, और उसने कह दिया कि भूल जाइए अब। तो ये तमाम देशों में हो रहा है। लेकिन आपके देश में जहां सरकार ने 10-10 रुपया दोनों पे खत्म किया है, यानी 3 रुपया पेट्रोल पे बच गया जिसपे 13 रुपया था, और उस पर डीजल पर 0 हो गया। जो एक्साइज रेट 10 रुपया कम किया, इसलिए कम किया है क्योंकि जो कंपनियां हैं वो इस समय पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे महंगा तेल, चूंकि अब तो कालाबाजारी इंटरनेशनल मार्केट में शुरू हो गई। अब आप देखते हैं वही जैसे कुछ टैंकर इंडिया ही चले आए जो चाइना जाने वाले थे, चूंकि जो रेट दे रहा है वो, तो हम अपनी कंपनियों को ताकि उन पे इतना स्ट्रक्चर ना जाए कि वो उसको लोगों पर जाए, सरकार अपने उसमें से कटौती कर रही है। ये एक अद्भुत काम है, लेकिन लोग इस पर भी गालियां दे रहे हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वो निरंतर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस देश में लंबी लाइनें लग जाएं, इस देश में लोग सड़कों पे आ जाएं, लोग जो विद्रोह है, दंगा है, वो इस हालात में हो जाए, भले ही कुछ भी हो, भले ही जिहादी यहाँ बैठे हुए इंतजार कर रहे हो इस देश की पीठ में चाकू घूमने हो। इसी दौरान आप देखेंगे विदेशी जासूसों के नेटवर्क पकड़े गए हैं, यहाँ आईएसआईएस के नेटवर्क पकड़े गए, एक साथ 10 जगह यहाँ वो पकड़े जा रहे हैं। लोग उनकी तरफ ध्यान ना दे, इसलिए ये सब हो रहा है। जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जो हमारे मित्र देश हैं उनको तो हम संकट होने ही नहीं देंगे, हमें चाहे जैसे पहुंचाना पड़े, लेकिन हम उनको पेट्रोल डीजल जो कच्चा ईंधन होता है, और हमारे यहाँ तो रिफाइनरियां हैं ही ऑलरेडी, तो उनमें रिफाइन करने में कितना समय लगता है। तो ये सारी चीजें क्या जानबूझ करके, चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में है, केरल में है, असम में है, इन लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा माहौल बनाओ जिसका जिक्र अभी आपने किया कि लोग भड़क जाएं। तो लोग भड़केंगे तो तब जब उनके घरों में वाकई कोई कियोस्क की स्थिति हो, या भुखमरी की नौबत आ गई हो, या चूल्हा ना जल रहा हो। और भारत तो एक्चुअल में ऐसा देश है जो केवल किसी एक स्रोत पर कभी निर्भर रहा ही नहीं है। हमारे यहाँ परंपरागत चूल्हे रहे हैं जिनमें हम उपलों से भी खाना बनाते रहे, लकड़ियों से भी बनाते रहे। हमारे यहाँ तो लोगों के पास इंडक्शन है,
बिजली की कोई कमी नहीं है। तो ये सारी चीजें होते हुए भी और सरकार के बार बार आश्वस्त करने के बावजूद मैं देख रहा था धीरेन्द्र जी कि सोशल मीडिया पर कुछ बाकायदा चेहरों को हायर किया गया, उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं जो बड़ा सॉफ्टली एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो एक अलग तरीके से विश्वमन कर रहे हैं, जैसे बहुत बुरी हालत हो गई है। क्या ये लोग चाहते थे कि युद्ध तो हो रहा है ईरान में, अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं, ईरान के हमले हो रहे हैं, आस पड़ोसियों के देशों के आपस में हमले हो रहे हैं और आग भारत में लगनी चाहिए? दरअसल पूरी तरह से अगर आप देखेंगे कि ये इस समय विपक्ष जो है इस पूरी हालत में आ चुका है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इस देश में लड़ रहा है। दरअसल कांग्रेस चूंकि एक विदेशी द्वारा स्थापित एक विदेशी आइडिया के साथ बनाई गई सेफ्टी वॉल्व की पार्टी थी, तो उसको ये लग रहा है, मुझे लगता है कि मैंने एक बार शायद पहले भी जिक्र किया था एक फिल्म का जिसमें वान डम को ये लगता है सालों बाद कि उसको ये लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल रहा है और उसकी एक रेजिमेंट वॉर छोड़ के भाग आई है, तो वो लिहाजा 2000 सन में उन तमाम लोगों को मर्डर करने लगता है, ढूंढ ढूंढ के मारता है, जबकि 55 साल बीत चुके थे युद्ध को खत्म हुए। कांग्रेस को अचानक याद आया कि ये जो है हिंदुस्तानी लोग इसमें राज कर रहे हैं और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, तो अंग्रेजों के लिए की गई थी, तो वो अंग्रेजों के लिए इस देश को वापस उसी तरह के संकट के लिए वो युद्ध कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है। वो इस देश की पूरी आबादी से बदला लेना चाहती है जो कांग्रेस को वोट नहीं कर रही है, जिसको ये लगता है कि हिमराज का कटा हुआ सर ले जाना इस देश का अपमान है। वो उनके सर काटना चाहती है क्योंकि वो चाहती है बच्चों के साथ सड़कों पे दंगे हों, लोग मरें। उसके साथ साथ उसका जो चिदम्बरम जैसा गृह मंत्री है जो ये कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर नकली नोट छप रहे तो वो दूसरे देश में रुक रहे हैं, अगर 26/11 पे हमला होता है तो वो अमेरिका के सामने जाके बैठ के रोना चाहते हैं कि साहब देखिए, और खुद जाके यहाँ के मंत्री जो है नकली नोटों की वो वहां जाए। मुझे आज भी याद है, मैंने वो स्टोरी की थी, इंटेग्लियो इंक जो कंपनी बनाती थी जो पूरा दोनों देशों को देती थी, जो नोटों की इंक बनाती थी, उसका 250 केजी इंक गायब हो गया था, उस तक की जांचें नहीं हो रही थी, तो वो कहाँ गया होगा? सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करती? उसके ईडी में केस दर्ज था, उसके बाद उस पर कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको आप सुनते चले जाएंगे तो दर्शकों को लगेगा कि ये है क्या। वो तमाम लोग इस वक्त इस देश को दंगों में झोंकना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये हो क्यों नहीं रहा। वो अलग अलग जगह पर वो लोगों को सड़कों पे उतारते हैं। वो ईरान, दुनिया के किसी भी देश की विधानसभा में ईरान के खamenei को लेकर पोस्टरबाजी नहीं की गई होगी, क्योंकि वो वहां का नेता है। वो हिंदुस्तान की संसद में उसको कैसे, विधानसभा में कैसे उसको याद किया जा सकता है? क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि इस देश में अब फिर वापस, ये देखिए अलग अलग जगह है इस वक्त, मणिपुर बॉर्डर पर और विदेश में, वहां एक के बाद एक 6 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक पकड़े गए, अमेरिकन नागरिक पकड़ा गया, जो उस देश के हिस्से में, चूंकि वो शांत था इतने लंबे समय से, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट जो है पूरी तरह से अभिन्नता के साथ भारत के हिस्से के तौर पर जिस तरह वो था, अब वो एको प्राण होके आप देख रहे हैं उनके कितने बच्चे इधर उधर तमाम जगह, और एकदम ऐसे लगता था जैसे पार्ट ऑफ वो इस आग को भड़काना चाहते हैं। इसीलिए वो जानबूझ के, पूरी सरकार लगातार इस पे लगी रही, विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमला बोलने में कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहा, जबकि प्रधानमंत्री को मालूम है कि कैसे इस स्टेट को बचाना है। अब ये एक के बाद एक खुल के आ गया कि अमेरिका और तमाम लोग उस क्रिश्चियन डोमिनेंस का फायदा उठाकर उस हिस्से में आग जलाना चाहते हैं। अब आप कश्मीर में उतर जाइए, कश्मीर में एक ऐसे, जब यहाँ 10 लाख हिंदू उनको भगाया गया था, पंडितों को, जब वहां से हत्याएं की गई और वहां रेप किए गए हिंदू लड़कियों के साथ, वहां आरे से आधा आधा चीर के सामूहिक रेप करने के बाद उस लड़की को जिंदा आधे से आरे से चीर दिया गया, गंजू को वो करके गोली मारी गई, इनमें से एक भी मुसलमान नहीं निकला सड़क पे, एक के मुंह से जबान नहीं निकली, और उनके घरों से लूटे गए बर्तन और वो तमाम चीजें वहां देने की कोशिश कर रहे हैं ये सब लोगों को। ये सब चीजें, ये तमाम इसी श्रीनगर में 34-36 साल तक एक शिया की हिम्मत नहीं होती थी कि वो जुलूस निकाल ले, उसकी हिम्मत नहीं होती थी।
इस सरकार के समय में आपने जुलूस निकाला, आज वही जो उस पर जुलूस पे पथराव करते थे वो कह रहे कि नहीं खौमेनी आ गया। तो ये सब चीजें आग लगाने, अभी वहां ये इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंटेल दिया है कि बरकती ग्रुप की तरह ये रिपीटेबल मनी का फ्लो करना चाहते हैं, ये वापस उसी तरह 370 हटने वाले के बाद से जिस तरह बंद हो गया था, ये उस फंडिंग चैनल को जिंदा रखना चाहते हैं। दरअसल ये सब खेल देश के अलग अलग हिस्सों में, और कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है। और आपको मालूम है जिहादी जो इस देश को तोड़ने में, आज से नहीं, जब देश का बंटवारा हुआ उनमें से ज्यादातर हिस्सा यहीं रह गया था, जबकि डाटा ये कहता है 95.5 लोगों को नोट कर लेना चाहिए इस डाटा को, जहां भी है। मुसलमानों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया था, उनमें से 5% भी वो लोग नहीं गए थे, वो यहीं रह गए थे। जो ये कहते हैं ना कि सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, वो झूठे, और उनकी मक्कारी को उनके मुंह पे बताना चाहिए कि कम से कम तुम्हारे बाप का खून इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान बनाने में शामिल था। तो ये डाटा है, आप डाटा को झुटला नहीं सकते हो। तो ये जो सारी खेल आपको दिख रहे हैं, जो अफवाहें दिख रही हैं, ये इन सब का रूप है। वो सारा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा है, जो इस देश में, जो ऐसे समय में, आप ये सोच के देखिए, प्रधानमंत्री को बुलवाना क्यों चाहते हो भाई तुम? मतलब एक पहला सवाल है, प्रधानमंत्री ईरान पर बोले क्यों? उस वार पे क्यों बोले जिस वार से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बाप दादा भाई लड़ रहा है ईरान में, अमेरिका से तुम्हारा है। अरे दुनिया में कहा जाता है कि दूसरे की लड़ाई में तुमको क्यों हाथ जोड़ना है? और चलो दोनों सदनों में वो बोल भी दिए, उन्होंने पूरे संकट पर बयान भी दे दिया, भारत की तैयारियों पर भी बयान दे दिया, लोगों को तैयार रहने के लिए भी कह दिया कि भाई अगर कोई ऐसी स्थितियां हों तो आप कोरोना काल की तरह मजबूत बने रहें और तैयार रहें। उस पर भी अफवाहें शुरू हो गई, उस पर लॉकडाउन शुरू कर दिया, उस पर कहते हैं हाँ। लॉकडाउन लगेगा। वो जब तक बोल नहीं रहे थे, बल्कि मैं तो हैरान था, क्योंकि उस आदमी ने जो कर्टसी की जो आखिरी सीमा है, वो पवन खेड़ा या जो भी है, वो आदमी तो मुझे लगता है कि मतलब एज ए पत्रकार मुझे ऐसा शब्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो दोनों ही पार्टियां कवर करता रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये आदमी क्या वाकई मतलब एक वो है जो ये कह रहा है कि उसको आधे घंटे की छूट दे दी उन्होंने बोलने के लिए, जब पीएम नहीं बोल रहा था कि ये बोल नहीं रहा, तेरी हॉटलाइन लगी हुई है। मतलब उस मूर्ख आदमी को नेहरू का जो जोर से पढ़ना चाहिए, जो 1962 के वार में जो उसने अमेरिकन राष्ट्रपति को मदद के लिए लिखा था, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब दंगे होने लगे थे, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, पटेल और वो दोनों मिलके, नेहरू उसके हाथ पकड़ के खड़े हो गए थे माउंटबेटन के कि वापस ले लीजिए देश को। इस तरह के झूठे और मक्कार आदमी के, मतलब आप सोचिए वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, एप्स्टीन की फाइल। अरे इस देश के प्रधानमंत्री पे तुम क्या आरोप लगा रहे हो? दुस्साहस की पराकाष्ठा है। सवाल ये है कि ये जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग तलवारें भांज रहे हैं, अफवाहें फैलाना शुरू कर चुके हैं। अभी एक वो कौन सा था, वो 4 PM, उसको तो बंद कर दिया। हाँ, वो अब यूपी और गुजरात अलग अलग तरीके से लाइसेंस लेते हैं ना, वो लाइसेंस लेने की तो जरूरत नहीं होती, यूट्यूब में जैसे कोई भी बना सकता है, तो उसने गुजरात और हाँ हाँ हाँ, तो नहीं, अगर बाज नहीं आएगा तो वो भी बंद होंगे। पर ये जो सोशल मीडिया के जो कथित वीर हैं, इनका भी तो परमानेंट इलाज होना चाहिए धीरेन्द्र जी। भाई आप देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं, केवल मोदी विरोधी हरकतें नहीं कर रहे हैं आप देश की छवि को भी खराब कर रहे हैं, समाज में दहशत पैदा कर रहे हैं, लोगों को उकसाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं किसी का एजेंडा चलाने के लिए। देखिए अब ये तो सरकार के ऊपर भी है, सरकार इसका क्या फायदा लेती है। कई बार मुझे लगता है कि सरकार को अपने फैसले हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि सारी सूचनाएं हमारे पास उस तरह से होती नहीं है। मुझे कई बार ये लगता है, क्योंकि सरकार के पास बहुत फाइलें होती हैं। भाई देश का प्रधानमंत्री अगर है तो वो सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नहीं, इस देश का एक ऐसा आदमी है जिसके पास इस देश के खतरों से संबंधित सबसे ज्यादा जानकारी होती है, सबसे ज्यादा जानकारी।
जिसको इस देश की तमाम संस्थाएं जो इसीलिए बनी है कि वो इस देश के खतरों के बारे में आगाह करें, तो वो सुबह करती हैं। तो सबसे ज्यादा रिफाइन सूचना अगर इस देश में सबसे ज्यादा ताकत उसके पास ये नहीं है कि वो उसके पास फौज का वो है या वो नहीं, वो इसलिए ताकतवर है इस देश में सबसे ज्यादा क्योंकि इस देश के खतरों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उसके पास होती है। तो वो फैसले लेते हैं। वो फैसले अच्छे बुरे ये होंगे, ये तो बाद में तय होगा ना। जैसे नेहरू के फैसलों को हम आज कर रहे हैं क्योंकि हमको उनके दुष्परिणाम दिखे। तो जो अगर बाद में इनके फैसलों के दुष्परिणाम हुए तो उस पर जरूर देश अपना फैसला लेगा जिनको दिखेगा। लेकिन हम चूंकि मौजूद हैं, हम अपने सामने, माफ कीजिएगा, हम अपने सामने उन सबको नहीं, हम उनको बेहतर होता हुआ देख रहे तो हम बेहतर करेंगे। लेकिन ये जो जिस तरह से जो घटिया हरकतें हैं, जो सारी चीजें हैं, वो अभिव्यक्ति के नाम पर हैं। देखिए इसका एक बड़ा ये दुधारी तलवार होती है सर। आप अगर इसमें ले जाते हैं तो वो फिर कल को दूसरे के पास भी यही ताकत होगी। दूसरा क्या है कि कल को कोई इसका इस्तेमाल कैसे करेगा ये नहीं पता। तो इसीलिए आपको ये झेलना पड़ता, आपको ये सुनना पड़ता। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास पूरा, आपकी पार्टी के पास एक सिस्टम होता है, वो आपके पास एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, आपके पास सब चीजें हैं, लेकिन वो इसको काउंटर नहीं कर पा रहे। इस पे मैं उनकी गलती नहीं कहूंगा, 4 PM या 18 PM, या वैसे तो सही नाम उसका 8 PM लोगों ने बताया था कि वो 8 PM वाला है, तो उसको 8 PM ही रखना चाहिए था। उसने आधा कर लिया, अद्धा कर लिया, पौआ, मतलब जो कहते हैं वहां गाँव में हम लोगों के कि अद्धा मांग लिया, पन्नी के साथ काम चलाने वाला आदमी था वो। तो लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ये एक बड़ी चीज है कि सरकार को ये सब चीजें काउंटर करने के लिए उसके पास अच्छे लोग होने चाहिए, जो इस पूरी सरकार में हमेशा सर्वथा कमी दिखाई देती है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि उनको लग रहा होगा कि उनके पास बहुत अच्छे लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभिव्यक्ति को इस तरह से, हाँ, जहां भी वो षड्यंत्र होता हुआ दिखे, जहां लगे, जहां लीगली आप फ्रेम कर सकते हैं, वहां उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनको कतई नहीं छोड़ना चाहिए, उनको जस्टिफाई करना चाहिए। खास तौर से जिस तरह के थंबनेल होते हैं, सब चीजें होती हैं, उन सब पर उनके स्पष्टीकरण लिए जाने चाहिए और तुरंत कैंसिल करना चाहिए। उसमें कोई नहीं, आप भले ही पीनल ना करें, लेकिन झूठ तो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। आप देख, जो बहुत सारे लोग दिखते हैं। और ये जो जासूसी का इतना बड़ा जाल पकड़ में आया है, क्या है इसके पीछे? है SIR में जी, क्या इससे ममता की टेंशन बढ़ी है? जो ये Sorry. जासूसी का इतना बड़ा जाल पकड़ में आया है, तो जाहिर है खतरा तो बड़ा है। ये बड़ा खतरा। अभी तो इतने लोग पकड़े गए, 20-21 शायद अब तक पकड़े जा चुके हैं। जी, और कुछ जगहों से तो ये भी सूचना आ रही है कि रेलवे ट्रैक पर भी सीसीटीवी, अवैध सीसीटीवी लगाए गए थे, उनसे भी जासूसी की जा रही थी, कराई जा रही थी। ये कौन राष्ट्र विरोधी तत्व हैं या विदेशी जाल के पहरवे हैं ये सब? दरअसल सर, इस देश में अभी खतरे का आकलन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं बड़ी कई बार हैरानी होती है मुझे। आप ये सोच के देखिए कि एक डॉक्टर है जो देश के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूटों में पढ़ता है। डॉक्टर होना एक बहुत बड़ी मेहनत और लंबा, सबसे ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई के बाद ये डिग्री मिलती है, वरना इंजीनियरिंग तो 4 साल बाद हो जाती है। आप उसमें 7-8 साल बाद ही कम से कम ये कर पाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप शुरुआती डिग्री पर ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, वरना आपको हायर स्टडीज करनी है तो आप 12-14 साल तक कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तब आप सामने आते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वो आदमी बम बना के, अपने आप को बम बना के उड़ा देता है, लाइन से सीरीज पकड़ी जाती है। दूसरा एक आपको पकड़ा जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जिसके अब अभी उससे करीबन कई टेराबाइट डाटा मिला है, जिसने हजारों हिंदू लड़कियों को, मतलब सैकड़ों हिंदू लड़कियों का उसमें डाटा है, उनको कैसे कैसे फंसाया, उनके साथ उनके यौन उत्पीड़न, उनके फोटो, उनके तमाम चीजें। अब वो तो ये तो इस देश में फिल्मों ने कम से कम हिंदू सोसाइटी को, हिंदू फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ ही दिया, जिसको उसकी ज्यादातर बच्चियों को वो फंसाने में कैसे, मतलब ये सोचने की जरूरत है। उस पर खैर कभी बड़ी लंबी बातचीत होगी, आज तो इतना नहीं है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि वो जो आदमी है, वो डाकू, वो भी वहां पड़ा, उसका बाप पहले से ही कन्वर्टेड कर रहा था। और उसके बाद फिर आप आ जाते हैं छांगुर पे, जो छांगुर
एक दलाल वो बेचता था अंगूठी, वो सब सैकड़ों हजारों लड़कियों को वो कर रहा है। ये सब चीजें एक साथ चल रही है। इसके बाद आप देखते हैं तो आपको हथियारों का गैंग मिलता है, जो हथियार पाकिस्तान से लाए जा रहे हैं। तीसरी तरफ आपको एक दिन अचानक पता चलता है कि एक बाइक ठीक कराते वाले की दुकान पे एक कह रहा है कि भाई कैसा चल रहा है बातचीत में, तो कह रहा है कुछ नहीं यार, फोटो खींचने और कैमरे लगाने, और क्या है, पैसे आ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त कोई इस तरह का बीट कांस्टेबल बैठा था जिसने इस बात को समझा, उसने अपने अधिकारी को बताया, अधिकारियों ने कहा भाई उठा के देखो कौन है। उठाया गया, पूछा गया, भाई तो उनको भी पता नहीं था। और जब तक जांच एजेंसियों को, केंद्रीय जांच एजेंसियों को पता चला तो उनके भी पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो हिंदू लड़कों को हायर कर रहे थे। इतनी बड़ी चीज हो रही थी। आप सोचिए, एक उसमें लड़की शामिल है, एक वो तमाम लोग शामिल है। वो क्या कर रहे हैं कि साहब जाइए, हिंदू लड़के कुछ नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी, उन सबको इकट्ठा कीजिए, और या कुछ शूटर, पब्लिक जो क्रिमिनल एलिमेंट है उसको इकट्ठा कीजिए और उन सबको भेज दीजिए, उनसे लगवाइए। इस देश की सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव जो स्टेशन है उन सब पर जो रैकी है, यानी आप सोचिए इस देश के उद्योगपतियों की रैकी की जा रही है। आप ये सोचिए कि आपके देश में खतरा कितना बड़ा है। आप सिर्फ इस लेवल से सोचिए कि मतलब जांच एजेंसियों ने कहा इससे सोफिस्टिकेटेड आज तक मिला नहीं, और जो लोग हैं वो करने वाले उसमें नाबालिग हैं, और या हिंदू लड़कों को भी शामिल किया। गैंग उसका मुस्लिम ही है, सब चीजें वो कर रहा है, वो जिहादी, लेकिन उसमें इस्तेमाल कर रहा है लोकल ताकि उनपे शक कम हो। क्या कर रहे थे आप सोचिए कि नई दिल्ली और दिल्ली डिफेंस कॉलोनी, मतलब उसका डिफेंस एरिया का रक्षा, उसका कैंट का, आप सोचिए रियल टाइम पे वो जानकारी पाकिस्तान वाला आराम से देख रहा है। क्योंकि उसमें दरअसल मैंने तो इंस्टिंग ऑपरेशंस में भी हम लोगों का सबसे पहला शक ये होता था, मतलब जो सबसे पहली डिमांड होती थी जब हम लोग स्पाई कैमरा खरीदते थे कि भाई इसका जो कनेक्शन है, सोर्स, वो कब तक चलेगा। ये सबसे पहला सवाल होता था। तो बताता था अब इतने घंटे, उसके बाद उसको चार्ज करना पड़ेगा या उसको बैटरी चेंज करनी होगी। इन लोगों ने उस हल कितना बड़ा किया कि वो जाके उसमें उसको उससे दे दी, सौर ऊर्जा से, सोलर से, और नीचे कैमरा लगा दिया। और लगाने कौन गया? हिंदू चला गया। तो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं। अब किसी आदमी को यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा किसी को। ये आप जो सोच सकते हैं उससे कहीं बड़े लेवल पर इस समय इस देश में ये खतरा है। जिहाद जो है इस देश को अंदर अंदर खोखला कर रहा है, वो देश की बच्चियों को, ताकि आने वाली जनरेशंस को नष्ट कर सकें। उसके बाद वो लड़कों को उनसे पैसे देकर, उसके बाद उनकी लड़कियां ये कर रही हैं। तो ये पूरे लेवल पे चल रहा है। तो आप ये सोच के देखिए खतरा, ये जासूसी गैंग तो इतना ज्यादा, मतलब आप ये सोचिए इतना मूर्ख, जितने छोटे लेवल, 30 लाख रुपए में ये पूरा ऑपरेशन उन्होंने अंजाम दे दिया, जो पूरी दुनिया में 300 करोड़ रुपए में भी उनको सूचना हासिल ना होती। वो लाइव टाइम पे देख रहे थे, पठानकोट से लेके तमाम जगह पर बहुत सारे सेंसिटिव स्टेशन पर वो लोग थे, बहुत सारे सोनीपत भी शामिल है। जी। तो ये सब चीजें खतरे की तरफ है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं धीरेन जी। ये जान करके और भी दुख होता है कि ये सब घटनाएं ऐसे समय हो रही हैं जब हमारा विपक्ष जिम्मेदारी का व्यवहार नहीं कर रहा है, एक गैर जिम्मेदाराना पूर्ण हरकतें कर रहा है लगातार, और वो देश विरोधियों के साथ और कई बार तो पाकिस्तान के साथ भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वरना हमारे यहाँ के बॉलीवुड को देख लीजिए, सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम धुरंधर जैसी फिल्मों का समर्थन करना तो छोड़ दीजिए, जिन एक्टर्स ने उसमें एक्टिंग की है, बेहतरीन एक्टिंग की है, उनकी प्रशंसा के लिए भी उनकी जबान नहीं खुल रही है। तो ये लोग अगर पाकिस्तान के साथ या दाऊद गैंग के साथ नहीं खड़े हुए हैं तो फिर क्या कहा जाए इसमें? देखिए अभी बासित अली जो वो पाकिस्तान का राजदूत यहाँ रहा था, उसके अब्दुल बासित मैंने बहुत सारे वीडियो फोटो दिखाए थे जो उसकी साइट पे पड़े हैं। इस देश के हुज एंड हुज के साथ खड़े हैं। लेकिन उसका एक इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग था, और वो धुरंधर के लिए उसने स्क्रिप्ट लिखी, वो है शोभा डे। जिस औरत ने कश्मीर पे उसके कहने पे लिखा, वो किस बात से उसके साथ प्रेरित हुई थी ये तो वही बताएगी, क्योंकि वो लिप लॉक और ये तमाम चीजें बताने में, बहुत इस तरह की चीजें लिखने में उसको बड़ा मजा आता है। तो वो उसको बताएगी किस चीज ने
अब्दुल बासित ने किस चीज से उससे लिखवाया, कितना पैसा दिया या क्या किया, अब्दुल बासित ने वो नहीं बताया। लेकिन उसने ये बताया कि शोभा डेज से वो लिखने को तैयार हो गई थी, उसमें लास्ट में लाइन डाली कश्मीर की, उसके कहने पर डाली। ये वो कह रहा है और लेख में है, और शोभा डे उसके इनकार नहीं कर रही, क्योंकि उस समय दिख रहा बुरहान वानी पे उस वक्त कौन लिख सकता था, आप ये सोच के देखिए। वो लिखती है, अर्जुन रामपाल जब वो लेता है तो वो भारत माता की जय कर देता है, तो वो उसको हिंदू एडलिट करती है। आप सोच के देखिए, वो औरत कभी नहीं लिखती है कि 3 खान जो लोग हैं, गैंग हैं, जो मैं तो उनको खनानी गैंग ही मानता हूं, आमिर खान, सलमान खान या शाहरुख खान, वो लोगों को जब इस मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री पर, जिसका हिंदू सबसे ज्यादा जिस देश में है, उस देश की इंडस्ट्री पे खान मुसलमान है, लिखने वाले मुसलमान, फिल्म बनाने वाला मुसलमान, कोरियोग्राफर मुसलमान, हीरो मुसलमान, डिस्ट्रीब्यूटर मुसलमान, और उसके पैसे कमाने वाले मुसलमान, उसमें जिस आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा, हत्यारों को गौरवान्वित किया जा रहा, वो सब मुसलमान। और उसके बावजूद कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इस फिल्म इंडस्ट्री पे मुसलमानों का कब्जा हो गया। लेकिन एक फिल्म आती है, वो ये कहती है कि साहब असली दिखा रहा है, वो तो असलियत है, उसमें तो एक भी झूठ नहीं, सारी घटनाएं असली हैं, घटनाएं असली हैं, और जितनी छूट ले जानी वो ले सकता है भाई। वो तो यार, जब ये पठान को, मैं राधिका आप्टे जैसी औरतों को देखता हूँ, जिन लोगों को, मतलब मैं शब्दों का बहुत ही वो करता हूँ, संयम बरतता हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है। आप ये सोच के देखिए, वो महिला घोल जैसा सीरियल करती है नेटफ्लिक्स के शुरुआती हिंदी के वजह से, सेक्रेड गेम के बाद आया था, जिसमें हिंदुओं को, हिंदू फौज को, इंडियन मिलिट्री को दिखाया गया कि वो मुसलमानों को ढूंढ के मार रही है, क्योंकि इस देश पे एक डिक्टेटरशाही हिंदुओं का राज हो चुका। उसको उसी पे जेल भेजा जाना चाहिए था, इस औरत को और इस कंपनी को, क्योंकि वो एक इस देश की ऐसी इंस्टीट्यूशंस को, जिसने आज तक हर जगह का, बाढ़ से लेके सब जगह, और कभी कोई धार्मिक आधार पर डिवीजन नहीं दिखाया आज तक, वो औरत उसको गंदा कर रही है, और वो बता रही है कि साहब ये मैं पिक्चर नहीं देखने दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे बच्चे क्या है, वो उनको किरण राव के बच्चे हैं, वो जिनको इस देश में डर लगता है, लेकिन इस देश में रहेंगे, उनको सीरिया जाना चाहिए था। मैं तो ये मानता हूं कि उनको जाके ये हौसला दिखाना चाहिए था, जैसे कुलदीप नैयर टाइप पत्रकार अब नहीं है, उनको अब जो बड़े जाने के बाद जो कहा जा सकता है वो कहना चाहिए सम्मान के साथ। लेकिन वो आदमी लगातार इतने दिन तक मोमबत्तियां लेके वहां जाता रहा, लेकिन वो अपने परिवार को लेके भाग आया था डिवीजन में, उसको वहीं रहना चाहिए था भाई, उसको नहीं आना था। जिसको यहाँ आके लगा, तो ये तो यार हमारा देश, अगर ये तुमको कहना है तो तुम कौन होते हो यहाँ आके, तुम वहां से मार पीट के छित के भाग के यहाँ आया, और अब समझा रहा कि नहीं तुमको भी छितना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग वो हैं जो दूसरों के टुकड़ों में पलते हैं, और वो टुकड़े किस तरह के होते हैं, शारीरिक होते हैं, पैसे के होते हैं, क्या होते हैं, जोस्मानी होते हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैंने चूंकि बहुत खबरें की हुई है, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। आम आदमी, आपको शायद इतना नहीं पता होगा, मैंने उन तांत्रिकों में भी किया है जो शरीर जो सेल्डोनोफिल, यानी ये जो व्याग्रा और जिस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल वो करते हैं, उनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है जो महिलाएं आती हैं उनको करने के लिए। तो ये मुझे मत बताइएगा जो बहुत सारा, अगर किसी को ये चुभ रहा हो, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने ये खबरें कवर की हुई है। तो इन सब के जो पॉइंट्स हैं वो, और मैं तो हमेशा ये, मैं इसको भी नहीं मानता, मैंने फिल्में देखी भी नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत रेयर फिल्में देखता हूं, आपको भी मालूम है, आपसे बात होती है मेरी, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो मैंने ये भी नहीं देखी, क्योंकि मैं हमेशा ओरिजिनल पढ़ने में यकीन करता हूं, और उन चीजों को, चूंकि हमने वो इन्वेस्टिगेशन ही किया पूरी जिंदगी, तो मुझे ज्यादातर खबरों के बारे में मालूम भी था। मैं ये मान के चलता हूं कि उसमें झूठ होगा ही, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी पारिवारिक संस्था को तोड़ने में जितना मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री का योगदान है, इस देश में सनातन को खत्म करने के लिए जितना आतंकी और नक्सली जैसे रक्त पिपासु नहीं कर पाए, वो हिंदी फिल्मों में, जिस बॉलीवुड में उर्दू वुड और प्रगतिशील लेखक संघ, पाकिस्तान के प्रेमी गैंग जो छुपे हुए हैं, वो मुसलमान जिहादी आइडिया जैसे कादर खान जैसे लोग, उनको तो वो तो चले गए, अब पता नहीं कब्र में पड़ा हुआ क्या कर रहा होगा वो आदमी, क्योंकि वतन परस्ती तो होती नहीं, हुब्बुल वतनी का कोई कंसेप्ट है नहीं, वो तो सिर्फ उम्मा की बात करनी है। उसके झूठ मक्कारी को भी ये आदमी देश नहीं समझ पाया, जबकि उसके तो वीडियो पड़े। बिल्कुल धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये चर्चा अच्छी लगी होगी, तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर दें,
चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धीरेन्द्र जी के चैनल का नाम आपके सामने है इस समय स्क्रीन पर, उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार।